हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर 9th का, क्लास 9 का चैप्टर पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पर हम जानेंगे पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है, और पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा किस राज्य में पॉपुलेशन पाया जाता है। ठीक है, और किस तरीके से जो भारत है उसमें पॉपुलेशन अलग तरह से, मतलब अलग अलग राज्य में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है वो भी हम जानेंगे कि मतलब किस रीजन से लोग ज़्यादा जगह पे ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, और क्यों कंट्री में जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो देश तो हमसे जब बड़ा है वहाँ पर क्यों नहीं पॉपुलेशन उतना ज़्यादा है। और इंडिया की बात करेंगे तो कुछ लोग देखेंगे कि अभी रेट देखेंगे कहाँ पर लोग ज़्यादा क्या है शिक्षित हैं। शिक्षित यानी कि जो है क्या है पढ़े लिखे हैं, और कहाँ पे कम पढ़े लिखे हैं। ये सारी चीज़ चैप्टर में हम देखेंगे। अच्छा चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलेगा पॉपुलेशन के बारे में कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, ताकि हमारा फ्यूचर जो है, आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा हो सके। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा पहला पैराग्राफ, क्या आप कभी भी इमेजिन कर सकते हैं कि जो प्लानट है, जो हमारा अर्थ है, ये बिना इंसानों का हो, यानी कि इसमें इंसान ना हो, बस जानवर हो, क्या होगा। वही लिखा है, कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन। क्या हो अगर पूरे पृथ्वी से इंसान को हटा दिया जाए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जितना भी हमारा जो रोड होगा वो वैसे ही के वैसे रह जाएगा। जंगल और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि जंगल और ज़्यादा बढ़ेगा। जो हमारा वातावरण होगा वो और ज़्यादा साफ़ होगा। जो ओजोन लेयर था जो लीक हो गया था, यानी कि उसमें होल हो गया, छेद हो गया था, वो भर जाएगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन का लेवल होगा वो भर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घट जाएगा। जो पॉपुलेशन था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जो पॉल्यूशन हो रहा था, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और भी कई सारे पॉल्यूशन थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। जो जानवर होंगे वो बेचारे सेफ हो जाएंगे। यानी कि जो भी चीज़ हो रहा है सब इंसानों ही कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है, क्या हो अगर इंसान ही ख़त्म हो जाए, मतलब कह सकते हैं कि स्लिप हो जाए, गायब हो जाए अचानक से, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या होगा, कह रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो इकॉनमी होगी, जो समाज होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो कोल होगा, जिससे लोग क्या करते हैं, कोल का यूज़ करके डायमंड वगैरह बनाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, और क्या क्या नहीं हो पाएंगी, जैसे सुनामी वगैरह है, और क्या है, बाढ़ वगैरह जब आता है कई सारे घर या मोहल्ले या शहर के शहर क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो वो नहीं होगा। जब घर ही इंसान ही नहीं रहेंगे तो घर कोई मतलब नहीं रहेगा, तो घर भी बेकार है। तो मतलब उस तरीके से देखा जाए तो पूरा पूरा क्या होगा, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यानी फ़ायदा होगा इंसान अगर ना रहें तो। ठीक है, अब मानते हैं, जैसे मान लेते हैं 100 इंसान हैं, यानी कि 100 ह्यूमन बींग्स हैं पूरे पृथ्वी पे, तो 100 में से बस 15 ही या 20 ऐसे हैं जो नेचर का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। बाकी जो 80 लोग हैं वो नेचर का क्या करते हैं, बुरी तरह से उसको मार देते हैं। मारने का मतलब कि उनके जंगल काट देते हैं। ठीक है, गंदगी फैलाते हैं, और क्या करते हैं, हमारे नेचर को बर्बाद करते हैं। कहीं भी जो कचरा होगा, वो कचरा होगा उठा के फेंक देंगे, पानी को बर्बाद करेंगे। तो 80% पीपल यही करते हैं। बस उनका मानना रहता है कि ये करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। हम भी लोग यही करते हैं। ठीक है, हम लोग आज पढ़ते हैं कि आज हम ये सीखे हैं, और घर पे आते हैं तो पानी बर्बाद करना छोड़ देते हैं। पानी क्या होता है, जब कहीं टोटी और ओपन होता है तो देखते हैं पानी गिरता रहता है, लेकिन हम आलसी के जरिए मतलब इतना ज़्यादा लेजीनेस हो जाती है कि हम उसको बंद नहीं कर पाते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर इंसान ना हो तो क्या होगा। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अब आते हैं इंसान हो तब क्या होगा। कह रहा है कि इस पृथ्वी पे जितने भी इंसान हो क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट का जो भी चीज़ें रहती है उसको इस्तेमाल करते हैं। जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन हो गया, चाहे सब्जी वगैरह हो गया, चाहे पानी हो गया, चाहे हवा हो गया, सब किसका है, सब नेचर का है। और नेचर को हम देते क्या है, कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा। तो ये कह रहा है जो इंसान है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर यानी कि वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं खेती वगैरह करके, एंड कंज्यूम करते हैं अर्थ के रिसोर्सेज को, यानी कि जो पृथ्वी का हिस्सा है, जो पृथ्वी के पार्ट्स हैं, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, पेड़े हो गई, प्लांट्स हो गया, जानवर हो गए, क्या करते हैं, उनका मार पीट के हटाते हैं या उनको खा लेते हैं। भाई क्या होते हैं, चिकन वगैरह हो गया, गोट वगैरह का मीट लोग खाते हैं, बकरे का। ठीक है, और भी कई सारे पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। तो सब इंसान ही तो करते हैं ये। तो वही कह रहा है कि इंसान क्या है, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, और ये इस अर्थ के सारे रिसोर्सेज को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, यानी कि इस्तेमाल में लाते हैं। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन कंट्री। इसलिए जानना जरूरी है कि हर कंट्री में कितने लोग हैं। ठीक है, हर कंट्री में कितने लोग हैं, उस कंट्री में जितने भी लोग हैं, उस कंट्री में कितने लोग शिक्षित है, अशिक्षित है, या कह सकते हैं बीमार हैं, अनबीमार है, जो हेल्दी है, अनहेल्दी है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे चैप्टर में। ठीक है, तो हम मोस्टली पढ़ेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया में कितने लोग हैं, कितने लोग उसमें से शिक्षित हैं, कितने लोग उसमें मतलब एजुकेटेड हैं। ठीक है, कितने लोग हेल्दी हैं, और कितने लोग मतलब कह सकते हैं कि सक्सेसफुल है, कितने लोग गरीब हैं, ये सब हम इसी चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट बताए गए हैं जो हमको इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। क्या है, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पॉपुलेशन कितना बड़ा है और किस तरीके से उसको बांटा गया अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में।
फिर कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि कैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, यानी कैसे आबादी बढ़ रही है और कैसे वो चेंज होता जा रहा है हर महीने, हर दिन, हर सेकेंड, ठीक है। फिर कह रहा है कैरेक्टर्स और क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो आबादी है बढ़ रही है उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, यानी कि उनका जो मैक्सिमम लोग हैं कितने एजेस के हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, ठीक है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ये सारी चीज़ें चैप्टर में हम देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है चैप्टर का पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन साइज है और किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस तरीके से बटा हुआ है अलग अलग राज्य में, अलग अलग कंट्री में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, इंडियाज़ पॉपुलेशन ऑन मार्च 2011 स्टूड एट 1210 मिलियन, यानी कि 2011 के हिसाब से जो इंडिया का जो पॉपुलेशन था उस समय में वो कितना था, 120 करोड़ या 31 करोड़ के आसपास था। जो अब का देखेंगे यानी कि 2023 का देखेंगे हम डाटा, तो 2023 का डाटा हम बताएंगे, ठीक है। 2023 के हिसाब से जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो कितना है, 140 करोड़, ठीक है, कितना है, 140 करोड़। 2020 का मैं बता रहा हूँ, 2020 का डाटा है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 140 करोड़ है। सोचो अब 140 करोड़ आता है दूसरे नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे कौन है, चाइना, उसका कितना है, उसका है 141 से 142 करोड़ है, ठीक है। तो हम दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन आने वाले समय में यानी कि 2025 तक हम आ जाएंगे पहले नंबर पे, यानी कि हमारे पास कितना होगा, लगभग 150 करोड़ लोग होंगे और चाइना भी हमसे पीछे छूट जाएगा। सोचो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है तेज़ी से, तो इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। कैसे रोकेंगे, हम ही लोग को रोकना पड़ेगा, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो कह रहा है विच हैज अकाउंट 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कह रहा है कि अगर पूरे दुनिया में देखें हैं तो हम लोग का जो पॉपुलेशन 140 करोड़ वो पूरी दुनिया के पॉपुलेशन से 17% आता है। यानी कि अच्छे से समझने के लिए देखिए, मान लेते हैं पूरे दुनिया में कितने लोग रहते हैं, 100 लोग, हमेशा 100 लोग माना ही जाता है, ठीक है, इसे अच्छे से समझ में आता है। तो मान लेते हैं पूरी दुनिया में यानी कि पूरा पृथ्वी पे 100 लोग रहते हैं। अब 100 लोगों में से लगभग 17% लोग यानी कि 17 लोग या 18 लोग कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। तो सोच सकते हैं अगर इंडिया का मतलब अगर 100 लोग रहते हैं पूरे पृथ्वी पे, 100 लोग में से 17 लोग कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, ठीक है। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा पॉपुलेशन भरा हुआ है। और कंट्री कितनी है, लगभग 210 कंट्री के आसपास हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है 200 कंट्री में लगभग 17-18 लोग हमारे ही कंट्री में पाए जाते हैं। फिर कह रहा है दिस 1.2 बिलियन पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंट्री 3.8 मिलियन स्क्वायर मीटर। अगर आप पूरे कंट्री की बात करें तो ये मिलियन में बता रहा है, यानी कि वही 120 करोड़ के आसपास कब का डाटा है, 2011 का डाटा का बता रहा है। 120 करोड़ लोग थे उस समय में, यानी 2011 में, लेकिन 2020 में देखेंगे तो ये डाटा बढ़ के कितना हो गया, 140 करोड़ हो गया। अभी आप चाहे तो इसको वीडियो को रोक करके जो गूगल पे सर्च कर देते हैं, क्या लिखेंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो दिखा देगा लगभग 140 से 150 करोड़ के बीच में दिखाएगा, हमेशा बदलता रहता है। तो 140 करोड़ में लेके चल रहा हूँ मिनिमम, कम से कम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 120 करोड़ था कब, 2014 में, जिसका कितना था 3.28 मिलियन स्क्वायर, यानी कि ये हमारे जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ये हमारे इंडिया का एरिया है, यानी कि इतने एरिया में इतने लोग रहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अगर इंडिया का एरिया कितना है, ये पूरा एरिया है, ठीक है, जो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 30,28 लाख किलोमीटर है, जिसमें से इसमें कितने लोग रहते हैं, 140 करोड़ लोग रहते हैं। सोचो मतलब इतने छोटे एरिया में इतने लोग रहते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्यों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एरिया छोटा है और आने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। चाइना की बात करेंगे तो चाइना बहुत बड़ा देश है, हमारा जो इंडिया है, इंडिया से बहुत बड़ा चाइना देश है, तो वहाँ का पॉपुलेशन काम चल सकता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आगे भी है, ठीक है, क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम है, लेकिन कम इस हिसाब से देश के हिसाब से, लेकिन हमारा देश छोटा है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हमारा विकास थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, बहुत तेज़ी से नहीं हो पा रहा। ऊपर से जो नेता हैं वो भी क्या हैं, करप्शन वाले हैं, तो कैसे काम होगा। तो यही कह रहा है। फिर कह रहा है विच अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, यानी कि अगर टोटल एरिया बात करें, देखो अभी हमने जाना कि पूरे वो दुनिया में पूरे पृथ्वी पे 100 लोग रहते हैं, 100 में से 17 से 18 लोग हमारे कंट्री में रहते हैं। अब आते हैं एरिया की बात करें, तो मान लेते हैं जो पूरा पृथ्वी का जो एरिया है यानी कि जो सरफेस है वो कितना है, 100 किलोमीटर का है, कितना है, 100 किलोमीटर का। तो 100 किलोमीटर से लगभग 2.5 किलोमीटर यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर हमारा एरिया आता है, यानी कि हमारा इंडिया आता है। तो कहने का मतलब इस तरीके से समझेंगे ना तो जीवन भर याद रहेगा। तो कभी भी एग्जाम में आता पूछ लेगा कि जो पूरा दुनिया है उसका हमारा इंडिया का उसमें कितना एरिया है, तो 2.4%, ठीक है। और 2.4% का कितना एरिया होगा, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लगभग 30 लाख, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाटा इंडिया का कि इतने लोग रहते हैं और इतना एरिया है और इतना पॉपुलेशन है और इस परसेंटेज में लोग रहते हैं दुनिया के हिसाब से, ठीक है। तो यही बस दोनों था, 100 में 17% रहते हैं यानी कि 17.5% लोग रहते हैं और एरिया कितना है 3.28 मिलियन, जो कि 2.4% है पूरे दुनिया का,
अब बात आते हैं, कह रहा 2011 के सेंसस के हिसाब से, यानी 2011 में जो क्या हुआ था, जनगणना हुआ था लोगों का कितने लोग रहते हैं, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश विथ अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 199 मिलियन इज़ द मोस्ट पॉपुलेस स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि कह रहा 2011 में एक जनगणना हुआ था, उस जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो पूरे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, यानी कि ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। जो इस समय में कितने लोग हैं? इस समय में 2020 के हिसाब से, 2023 के हिसाब से 24 करोड़ लोग रहते हैं। कितना? 24 करोड़ लोग, याद रखिएगा, 24 CR, यानी कि 24 करोड़ लोग रहते हैं बस यूपी में। सोचिए, मैं एक डाटा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा पूरे इंडिया में कितने लोग रहते हैं? 140 करोड़ लोग, ठीक है। अब 140 करोड़ में से 24 करोड़ बस यूपी में ही रहते हैं, सोचो। यानी कि इंडिया का अगर 4 हिस्सा किया जाए, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से, तो 4 हिस्से में बस एक हिस्सा क्या आ जाएगा? हमारा यूपी ही आ जाएगा। इसलिए यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, ठीक है, ये ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर भीड़ सबसे ज़्यादा है। भीड़ क्यों है? ये मैंने हर चैप्टर में बताया है, ज्योग्राफी की। क्यों बताया है? देखो, यहाँ पर भीड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की जो मिट्टी है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है? यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती और पता नहीं क्या क्या, जिसके वजह से जो यहाँ की मिट्टी है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती बहुत ही बड़े लेवल पे होती है और बहुत अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ का पॉपुलेशन क्या होता है? और अच्छा हो जाता है। और खेती के साथ साथ यहाँ पे जो कह सकते हैं पानी वगैरह है, वो भी अच्छे से मिल जाता है, साफ़ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं होता है। लोग वहीं रहना पसंद करेंगे जहाँ पर उनको सुविधा मिलेगा। भाई आप वहीं रहना पसंद करेंगे ना जहाँ आपके पास AC हो, पीने का साफ़ पानी हो, खाने के लिए अच्छा खाना हो, रहने के लिए अच्छा घर हो, वहीं रहेंगे ना। तो ये उत्तर प्रदेश और यूपी बिहार ऐसा ज़मीन है, ऐसा घर है जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। अच्छा खासा खाना मिल जाता है, साफ़ सुथरा, ठीक है, हेल्दी खाना मिल जाता है, हेल्दी पानी मिल जाती है, साफ़ सुथरा, कोई दिक्कत कभी नहीं आता है कि सूखा पड़ गया तो ये पड़ गया। हमेशा बारिश भी होते रहता है, ठीक है, ठंडी भी आता है, गर्मी भी आता है। तो इस तरह से यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ लिया कि क्यों उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा लोग रहते हैं, तो क्या बताएंगे? इसी रीजन को बताएंगे कि यहाँ पर पानी आसानी से मिल जाती है, मिट्टी उपजाऊ है, मौसम आते रहते हैं, गर्मी आता रहता है और हर सीज़न बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि सालों साल ठंडा रहता है, सालों साल गर्मी रहता है, कश्मीर की तरह, या कह सकते हैं कि कहाँ पर, राजस्थान की तरह। यहाँ पर हमेशा मौसम चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है? सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है, ठीक है, कह रहा है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन। अगर इंडिया में 100 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 100 लोग रहते हैं, हमेशा 100 लोग, ठीक है, तो मान लेते हैं इंडिया में कितने लोग हैं? 100 पीपल हैं, 100 लोग हैं। तो कह रहा है 100 लोगों में से जो मैक्सिमम लोग हैं वो सिर्फ 5 राज्यों में रहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड स्टेट है वो 5 राज्य है। कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश और राजस्थान। यानी कि ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। बाकी इनके अलावा जो राज्य हैं वहाँ पर कम लोग रहते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा कम लोग रहते हैं। तो यही 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? आबादी है। तो कौन कौन सा है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, ओनली हैज़ द 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया जो सबसे ज़्यादा क्या है? पॉपुलेटेड है, ठीक है। ये क्या है? इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड एरिया पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन का कुछ चार्ट दिया गया है, कह रहा है ये पूरे दुनिया का चार्ट है, ठीक है, जिसमें से क्या है? पॉपुलेशन, यानी कि इतने लोगों में से इतना एरिया हमारा इंडिया का है, यानी कि इतने लोग हमारे रहते हैं, 17%। मैंने बताया ना कि मान लेते हैं 100 लोग रहते हैं पूरे कंट्री में, पूरे देश में, पूरे पृथ्वी पे, तो 100 लोगों में से लगभग 17.5% लोग कहाँ रहते हैं? हमारे इंडिया में रहते हैं। ये हो गया पॉपुलेशन, यानी कि आबादी, लोगों का आबादी, और ये हो गया एरिया, यानी कि सरफेस कितना है रहने के लिए। तो ये पूरा दुनिया है हमारा, यानी पूरा पृथ्वी है, उस पृथ्वी में से बस इतना हिस्सा कितना है? हमारा इंडिया का, यानी कि 2.4%। यानी कि 100, अगर 100 किलोमीटर का एरिया है तो 100 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर एरिया किसका है? इंडिया का है, ठीक है। तो इस तरीके से जब याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। हमारा दूसरा टॉपिक आता है इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो डेंसिटी के आधार पर, डेंसिटी यानी कि होता है घनत्व है, यानी कि एक एरिया में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 एरिया है, ठीक है, ये भी कितना है? 1 एकड़ का है, और ये भी कितना है? 1 एकड़ का है। तो ये मान लेते हैं अमेरिका है, क्या है? USA है, और ये क्या है? इंडिया है, ठीक है। अब देखो ये भी 100 किलोमीटर का है, ये भी 100 किलोमीटर का मान लेते हैं। तो जो इंडिया होगा यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? 140 करोड़ लोग रहते हैं उतने ही एरिया में। और अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 40 करोड़। सोचो, यानी कि 100 करोड़ का डिफरेंस है सेम एरिया में। यानी कि अगर ये भी 1 एकड़ का है तो इसी 1 एकड़ में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, 100 में से 40 लोग रहते हैं।
और ये भी एक ही एकड़ खेत है, लेकिन इसी एक एकड़ में लगभग 140 लोग रहते हैं। तो देख सकते हैं यानी कि 100 लोगों का डिफरेंस है। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? इंडिया की ज़्यादा है, यानी कि जो घनत्व है, जो लोगों की आबादी है कहाँ पर ज़्यादा है? इंडिया की ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से देखेंगे किस एरिया में कितना लोग रहते हैं। तो ये पूरा किसका है? इंडिया का मैप है कि किस राज्य में कितने लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा किस में होंगे? उत्तर प्रदेश में होंगे। अभी मैंने बताया 16% लोग रहते हैं। इसका इस तरीके से समझते हैं कि मान लेते हैं पूरे इंडिया में कितने लोग रहते हैं? 100 लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। 100 लोग हैं पूरे इंडिया में। अब 100 लोगों में से 16% यानी कि 16 लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। सोचो, पूरे भारत में, इतना बड़ा भारत देश है हमारा, पूरे भारत में 100 लोग रहते हैं और 100 लोगों में से 16 लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। क्यों रहते हैं मैंने बताया है। फिर कह रहा है 9% लोग रहते हैं महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई वगैरह में ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो महाराष्ट्र में 9% लोग रहते हैं। ठीक है, यानी कि 9 लोग रहते हैं 100 लोगों में से। बिहार की बात करें तो यहाँ भी कितने लोग रहते हैं? लगभग 9 लोग रहते हैं, 8-9 लोग, यानी कि 9% दिया तो 9 लोग। ठीक है, फिर बात करें वेस्ट बंगाल का, यहाँ भी कितने लोग रहते हैं? 8 लोग रहते हैं, यानी कि 8% 100% में से। आंध्र प्रदेश में 7%, मध्य प्रदेश में 6%, यानी 6 लोग, तमिलनाडु में 6 लोग, राजस्थान में 6 लोग, कर्नाटका में 5 लोग। 5 लोग यानी कि परसेंटेज में कह रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। गुजरात में 5%, उड़ीसा में 3%। ऐसे ही देखते देखते सबसे जो कम लोग रहते हैं किस जगह पे? वो इन जगहों पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे ज़्यादा कम लोग रहते हैं। कौन कौन सी जगह है वो? उत्तराखंड है, जहाँ पर हमेशा क्या होता रहता है? पहाड़ गिरते रहता है, इसलिए वहाँ पर कम लोग बसते हैं, क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जम्मू कश्मीर में 1% लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो भाई ठंडी पड़ेगी तो खेती वगैरह होगा नहीं, पानी मिलेगा नहीं, इसलिए वहाँ कम लोग रहते हैं। फिर आ गया दिल्ली। दिल्ली में भी 1% लोग रहते हैं, यानी कि ये वो वाला परसेंट नहीं है, डेंसिटी वाला परसेंटेज है, यानी कि डेंसिटी हिसाब से जितना एरिया है, एरिया के हिसाब से बताया जा रहा है। दिल्ली में तो ऐसे ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन वो सब क्या है? अलग अलग राज्य के हैं, वहाँ के मूल निवासी नहीं है, इसीलिए बस 1% लिखा है। नहीं तो आपके दिमाग में आएगा कि दिल्ली में तो लाखों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, तो क्यों 1% लिखा है? तो वाला नहीं है, वो सब कहाँ से आए? अलग अलग राज्य से वहाँ पर आके बसे हैं। वहाँ के ओरिजिनल जो हैं वो बस 1% लोग हैं। ठीक है, हरियाणा में 2% है और छत्तीसगढ़ में 2% है। तो एग्जाम में अगर पूछता है तो बस 2 ही चीज़ पूछ सकता है, या तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और सबसे कम क्या है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा। हरियाणा भी नहीं है, बस 3 राज्य है। ठीक है, ये तीनों है। क्या क्या? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। तो दिल्ली MCQ में आ सकता है, क्योंकि दिल्ली क्या होगा, मैक्सिमम लोगों के दिमाग में चलेगा कि दिल्ली में तो लाखों लोग रहते हैं, तो वहाँ पर क्यों 1% लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ के जन्म लिए हैं दिल्ली में, वो बहुत कम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये है हमारा इंडिया। यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाया गया मैप के द्वारा किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। फिर से मैं दिखा देता हूँ ताकि एग्ज़ाम में मतलब आए तो आपके दिमाग में बैठ जाए एकदम अच्छे से। देखो, ये जो लाल वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, यानी कि ऐसा मतलब है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो 2011 के हिसाब से, 2022 के हिसाब से देखेंगे या 2020 के हिसाब से देखेंगे तो डाटा थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या हुआ है? जो लाल वाला है ना, ये यहाँ पर आ गया उत्तर प्रदेश में, और जो उत्तर प्रदेश है वो बिहार और महाराष्ट्र में चला गया है। तो देख सकते हैं जो लाल वाला है, और जो लाल वाला थोड़ा ऑरेंज कलर का है, वो सबसे क्या है? पॉपुलेटेड कंट्री है। और बाकी जो हरा वाला है वहाँ पर थोड़ा कम लोग रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर मेघालय, मिजोरम। ठीक है, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर कम लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में, उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में। ठीक, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब यहाँ पर डाटा दिया गया, कह रहा 2011 की हिसाब से, जब 2011 में जनगणना हुआ था, उसके हिसाब से 1 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर इधर से और 1 किलोमीटर इधर से, यानी कि एक तरह क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है, जिसका चारों साइड का एरिया कितना होगा, लेंथ कितना होगा? 1 किलोमीटर का होगा। तो वही कह रहा है कि 2011 के हिसाब से पूरे इंडिया की बात करें, इंडिया लेवल पे यानी कि नेशनल लेवल पे, 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग कितने लोग रहते थे? 382 लोग। कितने? 382 लोग। ये कब की है? पूरा इंडिया की बात कर रहा है, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382 लोग। ये तो हो गया इंडिया का। अब आते हैं राज्य पे। कह रहा बिहार में देखा जाए, 2011 के हिसाब से बता रहा है, कह रहा बिहार में लगभग उसी 1 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी कि उसी एरिया में लगभग 1000 यानी कि 1102 लोग रहते हैं। सोचो, आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है यूपी बिहार में। उसी स्क्वायर किलोमीटर में 1000 लोग रहते हैं। कहाँ पर? बिहार में। और 17 लोग रहते हैं कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, जो सबसे किनारे है नम ईस्ट में। ठीक है, मेघालय पास, वेस्ट बंगाल के सबसे ऊपर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही बटा हुआ है हमारा क्या? हर एक कंट्री, यानी कि हर एक राज्य बटा हुआ है। फिर कह रहा नाउ द स्टेट विथ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिलो 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, विच स्टेट है डेंसिटी बिलो 250 पर्सन स्क्वायर मीटर? असम एंड द मोस्ट पेनिनसुलर स्टेट है मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी, हिली वैली।
कह रहा है जो असम है, असम देखते हैं ना, यहाँ पर नीचे है, मैं दिखा देता हूँ, इधर है, ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक, वहीं पर बात कर रहा है। कह रहा है ऐसे एरिया जो असम है और जो असम के आसपास जो स्टेट हैं, ठीक है, वहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ा कम है, यानी कि वहाँ के जो पॉपुलेशन है वो कम क्यों है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी एरिया है, रॉकी नेचर, यानी पत्थर वाला एरिया है, तो वहाँ पर खेती जगह वगैरह होगा नहीं, ठीक है, और वहाँ पर बारिश हमेशा होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फर्टाइल मिट्टी होगी वो थोड़ा कम फर्टाइल हो जाएगी, यानी कम उपजाऊ हो जाएगी, तो लोग वहाँ कम रहना पसंद करेंगे जहाँ पर खेती नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसीलिए यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि यूपी बिहार में जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और मिट्टी पानी भी अच्छे से मिल जाती है, मौसम भी हमेशा बदलते रहता है, तो लोगों का ये पसंद आता है ये एरिया, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन है अदर स्टेट के मुकाबले में। हम इसे ये बता सकते हैं कि वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर क्या हो, उनको सारी सुविधा मिल जाती हो, ठीक है, जैसे कि पानी मिल जाए, खाना मिल जाए अच्छे से, हेल्दी कंडीशन मिल जाए, अच्छा माहौल मिल जाए, हर तरह का मौसम हो, तो वहीं पर लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, कि रेगिस्तान हो गया, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ लोग बस घूमना पसंद करेंगे, रहना नहीं, ठीक है। इसीलिए यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, किस तरीके से जो आबादी है वो बढ़ रहा है और कैसे पॉपुलेशन क्या हो रहा है, आबादी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, यानी कि बढ़ता चला जा रहा है। तो कह रहा है जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो आबादी वाला प्रोसेस है ना, ये डायनामिक फिनोमेना है। डायनामिक मतलब कि बदलता रहता है, यानी कि रुकेगा नहीं, हमेशा क्या होगा, ऐसे चेंज होता रहेगा, हमेशा चेंज होते रहेगा, ऐसे हमेशा बढ़ते रहेगा, ठीक है, ये लाइन हमेशा ऐसे बढ़ते रहेगा। तो वही कहना चाह रहा है कि जो पॉपुलेशन होता है वो डायनामिक फिनोमेना होता है, ना कि स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनामिक मतलब चढ़ता हुआ। तो पॉपुलेशन क्या होता है, हमेशा बढ़ता ही जाता है, ऐसा तो है नहीं कि घट रहा है किसी में। तो इंडिया में जो पॉपुलेशन हो क्या है, डायनेमिक पॉपुलेशन है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि पॉपुलेशन क्या है, कौन सा फिनोमिना है, स्टैटिक की डायनेमिक। क्या बोलेंगे आप, डायनामिक। क्यों, डायनेमिक मतलब होता है चलना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। तो हमारा पॉपुलेशन क्या है, तो हमेशा बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। जहाँ पे कई लोग पैदा होते हैं, जहाँ कई लोग मारे जाते हैं, और कई लोग अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। नहीं देखते हैं सालों में कितने लोग बेचारे मारे जाते हैं, किसी एक्सीडेंट के द्वारा, बीमारी के द्वारा, पता नहीं किस किस के द्वारा। कई लोग पैदा भी होते हैं, ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं, अपने राज्य को ही चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर कंट्री को ही चेंज करके कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं रहने के लिए, ठीक है, उनके पास ज़्यादा पैसा होता है। तो ये सब कह रहा है कि पॉपुलेशन चेंज भी होता है, बदलता भी है और बढ़ता भी रहता है। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी किस तरीके से पॉपुलेशन क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उसको हम देखेंगे एक चार्ट, एक टेबल के हिसाब से, ताकि अच्छे समझ में आए। कह रहा है ये है ईयर, यानी कि किस ईयर दिया गया है, हर साल का, ठीक है, किस तरीके से हर साल पॉपुलेशन बढ़ रहा था। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन इन मिलियन में, किस में है, मिलियन में है। फिर एब्सोल्यूट इंक्रीज, यानी किस तरीके से बढ़ रहा है, और एनुअल ग्रोथ है कि हर साल में किस दर से, यानी किस परसेंटेज से हम पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। कह रहा सबसे बात करते हैं 1951 से, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब की बात कर रहा है, ठीक है। 1947 में आज़ाद हुआ था, 1951 का डाटा है। कह रहा उस समय में लगभग 361 मिलियन लोग रहते थे पूरे भारत में। कितना, 361 मिलियन लोग रहते थे। कब, आज से लगभग कितना, 70-72 साल पहले, ठीक है। अब देखो, कह रहा उस समय में जो इंक्रीज़ हुआ था, यानी कि पीपल में, वो 42% हुआ था। और कितने हिसाब से, कितने परसेंटेज से, 1.2% पर ईयर, यानी कि एक साल में 361 मिलियन का 1% बस बढ़ रहा था। अब बात करें कब, 2001 का, यानी कि लास्ट उस समय से लगभग 50 साल बाद, यानी कि 1991 में हुआ था, 2001 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला डाटा है जहाँ से 361 मिलियन लोग रहते थे, और इस परसेंटेज कितना था बढ़ने का, 1.25%। फिर कह रहा है आते हैं दूसरे नंबर पे 2001 में। 2001 में हमने देखा कि ये जो परसेंटेज था 50 साल में कितना हो गया, उसका 3 गुना हो गया, यानी कि 1028 मिलियन लोग हो गए हैं। कितने, 50 साल में ही, ठीक है। और देख रहे हैं ना, 3 गुना हुआ है सीधे, 3 3 6 3 9, यानी कि 3 गुना हुआ है सिर्फ 50 साल में, ठीक है। जिसका परसेंटेज बढ़ के कितना हो गया था, 1.9%, यानी कि पर ईयर के हिसाब से। अब 2011 की बात करें, जो अभी लेटेस्ट में हुआ है, अब 2024 में होगा जनगणना, ठीक है। तो 2011 की बात कर रहा है, 2011 में हुआ कितना, 1210, यानी कि लगभग 2 मिलियन, यानी कि 200 मिलियन क्या हुआ, फिर से बढ़ गया है, ठीक है। अब कौन से परसेंटेज से, 1.64% से। अब हम देखेंगे 2024 का डाटा ना, तो ये चौथा होगा, जिसमें से हम देखेंगे कम से कम कितना, लगभग 1500 हो गया होगा, यानी 1500 मिलियन, यानी कि लगभग 150 करोड़ लोग हो गए होंगे, ठीक है। और किस हिसाब से, 1.5 के हिसाब से। ये कब का डाटा है, 2024 का। आने वाला जब डाटा होगा तो लगभग यही होगा, आसपास होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 140-150 के बीच में हमारा क्या होगा, डाटा होगा।
तो आज जब डाटा लिखेंगे तो 2011 के हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि आपके बुक में क्या दिया है, 2011 का डाटा दिया है। तो मैं इसीलिए मैं दोनों बता रहा हूँ ताकि आपको इस टाइम का भी पता हो और उस टाइम का भी क्या हो, नॉलेज हो। तो वो लिखना कौन सा है आपका, 2011 वाला लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारा डाटा है जो अचानक से क्या हुआ, वृद्धि हुआ है 1951 से लेकर 2001 के बीच में। क्यों? क्योंकि लोग के पास पूरी आज़ादी हो गई थी और ले धड़ा बच्चे पैदा कर रहे थे लोग, तो वो आबादी बढ़ गया अचानक से, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, लास्ट पॉइंट है, कह रहा है हमने देखा कि 1981 के बाद से, यानी कि 1981 के आसपास, यानी कि इससे 5 साल पहले और इसके 5 साल बाद में हमने देखा कि जो पॉपुलेशन था वो क्या होता, अचानक से बढ़ा था। अचानक यानी कि सडनली बढ़ा था। कैसे बढ़ा था देखो, कह रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 1985 के आसपास, यानी कि 1975 और 1990 के बीच में जो डाटा था ना, ये रैपिडली बढ़ा। रैपिडली मतलब होता है तेज़ी से, ठीक है। स्टिल 182 मिलियन पीपल वर एडेड टू द टोटल पॉपुलेशन इन द 1990। कह रहा है 1981 के बीच से लेके 1990 के बीच में 181 मिलियन पॉपुलेशन अचानक से क्या हुआ, बढ़ गया। ऐसे देखते हुए जैसे यहाँ पर डाटा दिया गया है, और फिर दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड बस रुकिएगा। देखो हो गया ना, दिख रहा है, ये डाटा है। क्या कह रहा है, इंडिया पॉपुलेशन 1901 से लेकर 2011 तक किस तरीके से बढ़ा है, तेज़ी से, ठीक है। देख सकते हैं धनाधन, घटा ही नहीं है कहीं, ना यहाँ पर घटा है ना कहीं घटा है, बस बढ़ते चला गया है। तो 2024 में जब डाटा आएगा फिर दोबारा तो देखेंगे हम कितना ज़्यादा फिर से बढ़ गया है। तो ये कहाँ चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 140 करोड़ या 150 करोड़ लोगों के पास चला जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कितना तेज़ी से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो कौन रोकेगा, हम ही लोग रोकेंगे, क्योंकि हम ही क्या है, फ्यूचर है, भविष्य है। अब देखो आज जो टॉपिक आता है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी से हमको क्या चलेगा, पता चलेगा कि क्यों पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और क्यों घट रहा है, क्या कहाँ बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है। कह रहा है पॉपुलेशन प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ, यानी किस प्रोसेस के कारण, किस प्रतिक्रिया के कारण जो हमारा आबादी है वो बदल रहा है या बढ़ रहा है। तो उसमें कह रहा है 3 मेन प्रोसेस हैं, यानी 3 मेन क्या है, फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है और बदल रहा है। क्या क्या है वो, सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है बताते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा डेथ रेट। डेथ रेट क्या होता है अभी वो भी बताएंगे। तीसरा आता है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे मैं बताया था ना कि इंडिया के जो अमीर लोग हो जाते हैं, जब अमीर हो जाते हैं तो इंडिया को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं, जापान में चले जाते हैं लोग रहने, इंडिया अमेरिका में चले जाते हैं लोग रहने, ठीक है। इस तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला हमारा कौन सा, बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है देखो, द नेचुरल इंक्रीज ऑफ द बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है, एक साल के अंदर जो 1000 पीपल रह रहे हैं उनके ऊपर से कितने लोग पैदा हो रहे हैं। सिंपली कहने का मतलब ये है कि एक साल में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं बर्थ रेट, ठीक है। 1000 के ऊपर मान लेते हैं, इस तरह समझते हैं। थोड़ा ये मुश्किल है लेकिन आसान है, बहुत आसान है। जैसे मान लेते हैं कि एक क्या है, एक हमारा ईयर है, एक साल है। एक साल में पहले से लोग कितने लोग रह रहे हैं, 1000 लोग रहते हैं, ठीक है, 1000 लोग रहते हैं। अब अगले साल का जो डाटा आएगा उस डाटा में हम देखेंगे कि इस 1000 के बाद कितने लोग पैदा हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, फिर से एग्जांपल लेते हैं कि 2010 में की बात करते हैं या 2020 की बात करते हैं। 2020 में इंडिया में कितने लोग थे, 100 लोग थे, या मान लेते हैं 1000 लोग थे, ठीक है। ऐसे लिखते हैं कि 2020 में इंडिया में लगभग 1000 लोग थे। अब 2021 का जो डाटा आएगा उसमें पता चलेगा कि इंडिया में कितने लोग हो गए हैं, 120 लोग हो गए हैं। यानी कि हमको ये पता चला कि एक साल में लगभग 20 लोग क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं, यानी कि 20 बच्चे पैदा हुए हैं, तभी तो 120 लोग हो गए हैं। तो उसी को हम कहते हैं बर्थ रेट, यानी कि कितने हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बर्थ रेट। और एक चीज़ इसमें एक पॉइंट और दिया है, एग्जाम में आता है लिखने के लिए 2 नंबर में। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा हमारा कि बर्थ रेट ऐसा नंबर है जो डिस्क्राइब करता है क्या, बर्थ पर 1000 पर्सन इन ईयर की, एक साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो बर्थ रेट होता है वो हमेशा हायर रहता है किससे, डेथ रेट से। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो 2 नंबर में आएगा, 2 पॉइंट आपको लिखना रहेगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया बर्थ रेट कि एक साल में कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि बर्थ रेट जो होता है वो हमेशा डेथ रेट से ज़्यादा होता है। डेथ रेट क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो इसका ठीक उल्टा होगा डेथ रेट, यानी बर्थ रेट का ठीक उल्टा क्या होगा, डेथ रेट। यानी कि उसी एक साल में उसी इंडिया में कितने लोग मर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 2020 में ही मान लेते हैं कि 1000 लोग थे, ठीक है, 1000 लोग थे। अब दोबारा जब 21 आएगा तो 21 में हम देखेंगे कि 1000 लोगों में से कितने लोग कम हो गए हैं। यानी मान लेते हैं कि 1000 में से 980 लोग हो गए, यानी कि 20 लोग क्या हो गए, बेचारे मर गए हैं। तो जो 20 लोग मरे हैं वो किस में आ जाएंगे, डेथ रेट में आ जाएंगे। तो वही कह रहा है यहाँ पे दूसरा पॉइंट कि जो बर्थ रेट होगा, अगर मान लेते हैं इंडिया में एक साल में 100 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है,
तो लगभग 40 बच्चे मर भी जाते हैं। तो वही कह रहा है कि बर्थ रेट जो है यानी कि जन्म जो बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं और मरने की संख्या कम है। कहने का मतलब ये है कि अगर साल भर में 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, साल भर में 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो साल भर में 30 या 40 बच्चे क्या हो रहे हैं, बेचारे मर भी रहे हैं। तो ये हो गया डेथ रेट, ठीक है। तो इसी से क्या होता है, हमारा प्रोसेस पता चलता है पॉपुलेशन के चेंज होने से और ग्रोथ होने से। तो क्या हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन हमेशा ग्रोथ हो रहा है। क्यों ग्रोथ हो रहा है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो बर्थ रेट है वो हमेशा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है डेथ रेट से, ठीक है। वो कभी बराबर नहीं हो सकता भाई, जबरदस्ती तो मार नहीं सकते ना लोगों को, भाई उनका भी हक है जीने का, जैसे हमारा हक है, जैसे आपका हक है, वैसे दूसरे लोगों का हक है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर लोग पैदा मतलब बच्चे पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, मरने की संख्या कम है, यानी कि पैदा होने की संख्या ज़्यादा है और मरने की संख्या कम है। तो उसी को बोलते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट। एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जिसको समझ नहीं आया वो फिर से बैक करके 10-15-20 सेकेंड फिर से सुन लेना। यहाँ पर बात कर रहा है 1980 का, यानी कि आज से लगभग कितना 40 साल पहले की बात कर रहा है। कह रहा है 1980 में जो बर्थ रेट था ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, यानी कि जो बच्चों की जन्म लेने की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी और मरने की संख्या बहुत कम हो गई थी। क्या कह रहा है, वही देखो, हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग ऑफ डेथ रेट, यानी कि मरने की संख्या कम थी और पैदा होने की संख्या ज़्यादा थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन अचानक से बम कर गया, यानी कि पॉपुलेशन क्या हुआ 183 मिलियन बढ़ गया था। इसलिए मैं बोल रहा था कि 50 सालों में यानी कि 1951 में कितना पॉपुलेशन 361 मिलियन के आसपास था, और जब 2001 में हमने देखा तो वो पॉपुलेशन कितना हो गया था 1081 मिलियन, यानी कि लगभग 3 गुना अचानक से बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था और डेथ रेट कम हो गया था, ठीक है, जिसके कारण पॉपुलेशन क्या हुआ अचानक से बढ़ गया। कोई आपसे पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, बता दीजिएगा सिंपली कि बर्थ रेट क्या है, हमेशा ज़्यादा होता है डेथ रेट से, जिसकी वजह से पॉपुलेशन हमारा लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये हर कंट्री में ऐसा होता है कि डेथ रेट कम होता है, बर्थ रेट ज़्यादा होता है, यानी कि पैदा होने वाले की संख्या ज़्यादा है और मरने होने वाली की संख्या कम है, ठीक। ये हो गया हमारा बर्थ रेट। अब डेथ रेट। अब तीसरा आता है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन मैंने अभी बताया है कि जो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे द थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन का जो तीसरा रीजन है वो क्या है, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल। मूवमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आना, किसना, लोगों का, अक्रॉस रीजन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह या टेरिटरीज में, या कह सकते हैं देश विदेश भी लोग जाते हैं। वही मैंने बताया है कि जब इंडिया को छोड़ के जब अमेरिका लोग जाते हैं तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। तो देख सकते हैं कि यहाँ का भी पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो इससे बहुत कम फ़र्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा फर्क किससे पड़ता है, बर्थ रेट और डेथ रेट पे। तो माइग्रेशन लोग कम करते हैं, अगर 100 लोग रह रहे हैं, 100 लोग में से बस 1 ही या 2 लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, या 1 ही 2 लोग जा पाते हैं अमेरिका में रहने के लिए। तो माइग्रेशन का सिंपली मतलब क्या हो जाएगा, माइग्रेशन इज़ द वर्ड विच मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज, ठीक है। ये कंट्री वाइज भी हो सकता है, यानी कि एक देश से दूसरी जगह भी जा सकते हैं लोग, ठीक। ये हो गया हमारा माइग्रेशन। इन्हीं 3 रीजनों के कारण हमारा क्या हो रहा है, आबादी बदल भी रही है और बढ़ भी रही है, न कि घट रही है। घट नहीं रही है, हमेशा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर इसकी बात करें हम माइग्रेशन का, यहाँ पर बताया गया है, कह रहा जो माइग्रेशन है वो तो कंट्री वाला आप समझते हैं कि जो हम लोग अमीर हो जाते हैं इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दिक्कत मतलब समस्या है। अब क्या समस्या है वही लोग जानेंगे, हमको तो अच्छा लगता है इंडिया, सबको अच्छा लगता है। कह रहा है कि अगर दूसरा हम थोड़ा कम बात करें तो बात करेंगे हम गांव वालों की, ठीक है। देखते हैं हम कि जो गांव के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कमाने के लिए अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए क्या होते हैं, शहर में शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि वहाँ पे जाके अच्छा खासा लेबरी कर सकें, मजदूरी कर सकें और उनका घर बार अच्छे से चल सके। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गाँव के लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज में, यानी कि शहरों में, ताकि उनका अच्छा खासा क्या उसके घर परिवार चल सके और उनको भूखा ना सोना पड़े। तो इसी हम देख सकते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो कहीं भी मतलब आता है, सिंपल से क्या लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, या वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। वह चीज़ उसी का यहाँ पर डाटा बताया गया है। कह रहा है जो अर्बन पॉपुलेशन है, यानी कि जो शहरों का पॉपुलेशन है वो क्या हुआ है, इंक्रीज़ हो गया है, कितना 17%। कब, 1951 से 2011 के बीच में, यानी कि अगर 70 सालों में देखें तो 70 सालों में हम देख सकते हैं क्या हुआ है, लगभग 31%। पूरे इंडिया की बात हो रही है, पूरे इंडिया में लगभग 31% लोग क्या हो गए हैं। जैसे मान लेते हैं इस तरह से, इंडिया में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, और इस 100 लोगों में से लगभग 50 लोग मान लेते हैं कहाँ पे रहते हैं, गाँव में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, गाँव में रहते हैं। अब इस 70 सालों में, यानी कि 1950 से लेकर 2011 तक के बीच में जो 50 लोग हैं, इस 50 लोग में से 25 लोग कहाँ आ गए हैं, शहर में आ गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत बड़ा एक माइग्रेशन हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि शहरों में क्या होता है, ज़्यादा भीड़ होता है और गांव में उतना भीड़ नहीं होता है। गांव में हम जब जाएंगे तो अब देखेंगे गांव थोड़ा खाली खाली लगता है। क्यों खाली लगता है, इसीलिए खाली लगता है कि जो वहाँ के लोग रहते हैं वो अपने आप को मतलब अपनी फैमिली को संभालने के लिए, खर्चा वगैरह करने के लिए, या
अपने परिवार को संभालने के लिए क्या आते हैं, शहर में चले जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए। तो इसी से देख सकते हैं कि माइग्रेट क्या हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं अपने आप को अच्छा कंडीशन में रखने के लिए, तो उसी को बोलते हैं हम माइग्रेशन। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा एज कंपोजिशन। अब एज कंपोजिशन में क्या होगा, यानी कि एज मतलब होता है आयु। अब आयु अब कितने तरह के लोग हो जाएंगे आप ही सोचिए, एक गेस करिए। तो अब हमको लग रहा है गेस कर लिए होंगे। गेस करने का मतलब है कि 3 तरह के लोग आएंगे यहाँ पर, यानी कि किसी भी कंट्री में, चाहे इंडिया हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका, कोई भी कंट्री हो गया, ठीक है। उस कंट्री में 3 तरह के लोग रहते हैं। सबसे पहले क्या, सबसे पहले आएंगे बच्चे, यानी कि चिल्ड्रेन आएगा, ठीक है, यानी कि जो 15 साल से कम होंगे। तो वही कह रहा है यहाँ पर 3 हिस्सों में बांटा गया है पॉपुलेशन को। किसी भी नेशन के, यानी किसी भी कंट्री को जो पॉपुलेशन है वो 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहला हिस्सा क्या आता है, चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे। कौन से बच्चे, जो 15 साल के कम होते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको 15 साल से कम उम्र होती है। दूसरा आता है हमारा वर्किंग एज, जो काम करते रहते हैं, यानी कि उनका एज क्या होता है 15 से लेकर 60 साल के बीच में, ठीक है। ये कौन से हैं, यंग पीपल हैं, यंग बॉयज़ हैं, जो स्कूल कॉलेज में वगैरह पढ़ते रहते हैं या जॉब करते रहते हैं या नौकरी करते हैं, ठीक है, तो वर्किंग एज में आ जाएंगे। तीसरा आता है हमारा एज्ड, यानी कि वैसे लोग जो 60 साल के ऊपर, यानी कि कह सकते हैं बूढ़े लोग, ठीक है, एडल्ट कह सकते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, जैसे नाना, दादा, परदादा, बाबा, ये सब, ठीक है। तो 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहला देखते हैं चिल्ड्रेन। कह रहा है इनकी एज कितनी होती है, 15 साल से कम होती है, और इनको बस क्या चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। वही लिखा है, दे नीड्स टू बी प्रोवाइडेड बाई फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। इनको बस यही चाहिए होता है, खाना अच्छा मिले, अच्छा कपड़े मिले, अच्छा पढ़ाई मिले, एजुकेशन मिले और अच्छा मेडिकल केयर मिले, ताकि उनका हेल्थ क्या हो, अच्छा हो, और आने वाला फ्यूचर भी क्या हो, हेल्दी हो, ठीक है। तो ये होना जरूरी है। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो बच्चों पे भी ध्यान दें, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या ध्यान देती है बच्चों पे, वो आप बताइएगा। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है कि 3 तरह का एज कंपोजिशन होता है। कौन कौन, नाम बताइए। चिल्ड्रेन, वर्किंग एज और एज। चिल्ड्रेन क्या होते हैं, उनको बस एक ही चीज़ चाहिए होता है, कपड़ा, खाना, एजुकेशन और मेडिकल केयर। अब आता है दूसरा, वर्किंग एज, यानी कि ऐसे लड़के जो कॉलेज में रहते हैं या जो जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको क्या चाहिए, कह रहा है दे आर इकोनॉमिकली क्या रहते हैं, वो पैसा कमाते रहते हैं और बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव रहते हैं, यानी कि वो ऐसे लोग होते हैं जो जॉब भी करते हैं और अपने क्या करते हैं, अपने संतान को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि अपने जो उनका परिवार रहता है उनको आगे बढ़ाते हैं बच्चे वगैरह पैदा करके, ठीक है। तो इसलिए बोला वहाँ पर क्या है, वो लोग इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव, यानी कि उनके संतान वगैरह भी होते हैं। जब देखो जो 15 से 29 साल 59 साल के लोग हैं, जब 30-25 साल के हो जाते हैं तो उनका शादी होता है। कब शादी होता है, जब जॉब लग जाता है। तो जॉब लग जाएगा क्या हो जाएंगे, वो पैसे कमाएंगे, पैसे कमाने के बाद शादी कर लेते हैं, शादी कमाने के बाद, शादी होने के बाद बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो लोग क्या हो गए, वर्किंग एज वाले हो गए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोला है कि वो लोग क्या होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि पैसा कमाने वाले, और बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि बच्चे पैदा करने वाले, ठीक है। तो ये दूसरे हो गए। अब तीसरे आते हैं ऐसे लोग जो थोड़ा बूढ़े हों। अब वो क्या करेंगे, वो खटिया पकड़ के आराम करेंगे लोग, क्योंकि उनका समय ख़त्म हो चुका है, उनका समय आराम करने का है। यहाँ पर एक चार्ट है, इस चार्ट से बताया गया है, मान लेते हैं कि पूरे कंट्री में कितने लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, माने हमारे भारत देश में मान लेते हैं 100 लोग रहते हैं। अब देखो, अब इस 100 लोगों में से 34% क्या है, बच्चे हैं, यानी कि जो 15 साल से कम है, उनकी संख्या कितनी है, 34 लोग हैं, यानी कि 34 बच्चे हैं, और 58 एडल्ट पीपल है, यानी कि 58 लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, काम वगैरह करते हैं, कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, इनकी शादी हो गई है, तो किस में आएंगे, एडल्ट में आएंगे। नहीं, फिर 58 लोगों हैं और 34 बच्चे हैं, और 6 जो % बचते हैं, यानी जो 6 लोग बचते हैं वो बूढ़े हैं, ठीक है। ये कंट्री का, इंडिया का स्ट्रक्चर है 2011 के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, यानी कि 100 में से 34 बच्चे हैं, 58 हमारे एडल्ट लोग हैं, और 6% बूढ़े लोग, यानी कि दादा परदादा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब है, देखो जितने मेल है ना उतने फीमेल होने चाहिए, ठीक है, तभी क्या होगा, कॉम्बिनेशन बैठेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कहीं भी, किसी भी कंट्री में जाएंगे जो संख्या किसकी ज़्यादा होगी, या तो फीमेल की ज़्यादा होगी या तो मेल की ज़्यादा होगी। भारत की बात करें, यानी कि इंडिया की बात करें, तो इंडिया में क्या है, मेल डोमिनेंट है, यानी कि मेल की संख्या क्या ज़्यादा है, किससे, फीमेल से। वही पर बता रहा है सेक्स रेशियो वो रेशियो होता है जहाँ पर डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ़ फीमेल पर 1000 मेल्स पे कितनी है। जैसे मान लेते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है, कितना है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इसमें 1000 लोग रहते हैं, यानी कि क्या रहते हैं, मेल्स रहते हैं, यानी कि लड़के रहते हैं, ठीक है। अब उस 1000 में कितनी लड़कियां रहती हैं उसी को हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में कि इस एरिया में, यानी एरिया है कोई, जैसे मान लेते हैं इंडिया में है, ये पूरा इंडिया है, ठीक है, इस पूरे इंडिया में 1000 लड़के हैं,
अब इस 1000 लड़के में कितनी लड़कियां हैं उसी को हम बोलेंगे सेक्स रेशियो। मान लेते हैं 1000 लड़के हैं और 980 क्या हो गई, लड़कियां हो गई। तो हम देख सकते हैं कि लड़कियों की संख्या कम है किससे, लड़कों से, क्योंकि लड़के क्या है 1000 है और लड़कियां कितनी है 980 हैं। उसी को हम बोलते हैं सेक्स रेशियो, यानी कि ऐसा रेशियो जहाँ पर इक्वालिटी आए, यानी कि जितने मेल हो उतने फीमेल भी होने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनका मानना क्या होता है कि घर में लड़का होना चाहिए ना कि लड़की होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यानी कि 2020-22 में लोग क्या हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। अब लड़के और लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है और होना भी नहीं चाहिए, गलत है। ठीक है, हमेशा दोनों को इक्वालिटी पे लेकर चलना चाहिए। जैसे वो इंसान है जैसे ये भी इंसान है, बस क्या है जेंडर अलग है तो उससे कोई मतलब नहीं हुआ। दोनों को हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वालिटी नज़र से देखना चाहिए। तो वही यहाँ पर कह रहा है सेक्स रेशियो कि 1000 लोगों में कितनी लड़कियाँ आती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सेक्स रेशियो बोलेंगे। ठीक है, कह रहा है द सेक्स रेशियो इन द कंट्री हैज़ ऑलवेज रिमेन अनफेवरेबल ऑफ मेल्स। कह रहा है जो सेक्स रेशियो होता है किसी भी कंट्री का वो हमेशा बदलता रहता है और मैक्सिमम टाइम जो डोमिनेंट कौन रहता है, मेल्स ही रहते हैं, यानी कि मेल की संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है। जैसे यहाँ पर एक टाइम टेबल दिया गया है, टाइम टेबल नहीं है टेबल है, मतलब कह सकते हैं डाटा है। देखिए दिख रहा है ना, कह रहा 1951 में जो संख्या थी किसकी, मेल्स की, वो कितनी थी 946। यानी कि अगर 1000 मेल्स थे 1951 में जब आज़ादी मिली थी हमको, आज से 70 साल पहले। कह रहा आज से 70 साल पहले 1000 अगर मेल्स थे तो इस 1000 मेल्स पे 946 क्या थी, फीमेल्स थी। यानी कि 1000 लड़कों पे 946 कितनी थी, लड़कियाँ थी। अब बात करें 2011 की, यानी कि 70 साल बाद की बात करें, तभी भी संख्या उतनी ही है। यानी कि 946 तब भी थी और 943 अब भी है। देख रहे हैं तो घटा हुआ है, पहले से क्या हुआ है, घटा है ना। यानी कि संख्या क्या हो गई है, और कम हो गई लड़कियों की। तो हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, लड़कियों की संख्या कम हो रही है। तो क्यों कम हो रही है, इसी के कारण कम हो रही थी क्योंकि जो पहले के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि वो घर में लड़की आए। क्यों नहीं चाहते थे, कि जब मतलब उन तरह से उनको टेंशन हो जाता था कि जब लड़की आएगी तो उसका पढ़ाना पड़ेगा, 20-25 लाख उसमें लगेगा, फिर जब शादी करेंगे तो दहेज देना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो दहेज की थी। क्यों, क्योंकि जो दहेज प्रथा है ना वो एक पिता को बहुत ज़्यादा मजबूर कर देती है, क्योंकि पिता को क्या देना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, लड़की भी दो दहेज भी दो। तो दहेज वाला जो सिस्टम है वो इलीगल है, गवर्नमेंट ने इलीगल किया है, लेकिन फिर भी लोग क्या लेते हैं, दहेज लेते हैं। तो दहेज की जो प्रथा है वो क्या है, गलत है। कभी भी दहेज नहीं लेना चाहिए किसी से भी, या नहीं दहेज देना चाहिए। ठीक है, और कोई ऐसा करता है तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। आप समझदार हो गए हैं, आप क्या है, आप इस जनरेशन के लड़के हैं जहाँ पे क्या होता है, दोनों लड़की को एक इक्वालिटी से देखा जाता है ना कि दहेज से। तो वही कह रहा है, इसीलिए जो पॉपुलेशन इसकी घट गई थी, लेकिन अब जो है वो उनका जो अब के जो लोग हैं उनका जो कह सकते हैं टारगेट है वो बदल गया है। अब लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। और दहेज भी पता क्या हो गई है, कम हो गई है। आजकल के जो लड़के शादी करते हैं वो दहेज वगैरह नहीं लेते हैं, बहुत ही कम लोग रहते हैं जो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1941 में क्या थी, 946 औरतें थी 1000 पे, और 2011 में क्या हो गई, 943 हो गई, यानी कि और ज़्यादा घट गई हैं। इसी को कहते हैं हम क्या, सेक्स रेशियो। अब देखो डिड यू नो करके दिया है, बहुत अच्छा पॉइंट है। कह रहा है कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं स्मार्ट हैं और क्या है, एजुकेटेड है। जैसे कि केरला, कह रहा है केरला का जो सेक्स रेशियो है वो लड़कियों का कितना है, 1084 है, और लड़कों की संख्या कितनी है, 1000 है। यानी कि वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वहाँ पर फीमेल्स हैं वो ज़्यादा हैं, यानी 84 लड़कियाँ ज़्यादा हैं किससे, लड़कों से। यानी कि वहाँ पर लड़कों की संख्या कम है। क्यों कम है, क्योंकि वहाँ के लोग क्या है, बुद्धिमान है और लिटरेसी यानी कि पढ़े लिखे हैं। ऐसा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता कि लड़की हो गई तो क्या हुआ, लड़का हुआ तो क्या हुआ, कोई डिफरेंस नहीं। जो हुआ भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं केरला में क्या है, सेक्स रेशियो लड़कियों का ज़्यादा है। वैसे ही पौंडुचेरी में भी 1038 लड़कियां हैं 1000 मेल्स पे, यानी कि पौंडुचेरी और केरला में भी दोनों में क्या है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अब आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी यानी कि वही कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। तो अभी हम देखेंगे, किसी भी यहाँ पर दिया नहीं अच्छे से, अभी हम देखेंगे या कभी अच्छे करेंगे तो केरला में ही, यानी केरला, कर्नाटका और पौंडुचेरी में देखेंगे वहाँ के लोग क्या हैं, ज़्यादा लिटरेट हैं, यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। क्यों पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देती है, ना कि लूटने पे ध्यान देती है। और हमारी जो गवर्नमेंट वो क्या करती है, लूटती रहती है बस हमसे, ना कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती है, ना एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देती है, ना हेल्थ केयर पे ध्यान देती है। तो पूरे इंडिया की में देखेंगे ना तो केरला ऐसा स्टेट होगा जो हर चीज़ में आगे होगा, यानी कि पढ़ाई लिखाई में आगे होगा, सेक्स रेशियो में आगे होगा, वहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट होगा यानी कि जो रोजगार होगा वो भी सबसे कम होगा, यानी कि वहाँ पर सबसे बच्चे जो होंगे वो सक्सेस होंगे। ठीक है, वहाँ पे जो हेल्थ केयर होगा, जो बीमारियाँ होंगी वहाँ कम होती हैं। ठीक है, और होती भी है तो जल्दी से ठीक हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ना कि इस तरह गवर्नमेंट की तरह करप्शन वाला है। ठीक है, तो केरला सबसे आगे है हर चीज़ में। तो यहाँ लिटरेसी जो रेट है अभी यहाँ पर दिया नहीं है अच्छे से, नहीं तो डाटा रहता तो मैं आपको दिखाता।
आप वैसे भी जब सर्च करेंगे गूगल पे तो दिखा देगा कि सबसे आगे कौन है, केरला है। वहाँ का लिटरेसी रेट भी सबसे बढ़िया है, हेल्थ केयर रेट भी सबसे बढ़िया है, एजुकेशन केयर भी सबसे बढ़िया है, यानी एजुकेशन का जो सेक्टर होता है वो भी सबसे आगे है। कहाँ, केरला में। और सबसे पीछे कौन है, यूपी बिहार, ठीक है। और जो इसका भी जो रेट है लिटरेसी रेट यहाँ भी कम है, यानी कि यूपी बिहार में सबसे कम लोग अनपढ़ हैं। यानी कि अगर 100 लोग रहते हैं यूपी बिहार में, दोनों मिला के मैं बात कर रहा हूँ यूपी और बिहार में, तो 100 लोग में से बस 70 लोग या 72 लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, शिक्षित हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, जो लिटरेसी रेट पार कर चुके हैं। बाकी जो 30 लोग बचते हैं वो क्या है, बेचारे अनपढ़ हैं, या तो मजदूर हैं या तो गाँव में रहते हैं, तो वो बेचारे नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, लिटरेसी रेट कम है। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, गवर्नमेंट की बनती है, ताकि हर एक बच्चे को क्या मिल सके, शिक्षा मिल सके फ्री में। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है पढ़ाना। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं। इन कामों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं भाग वो, सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। ये आप लोग मैंने पहले ही पढ़े हैं, 7th में और 8th में दोनों क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ से बस हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ। कह रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर में ऐसे लोग होते हैं जो काम क्या करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। एनिमल हस्बेंड्री, जैसे गांव में क्या होते हैं, भैंस वगैरह को गांव को रखते हैं, जिसमें फिर दूध बेच देते हैं शहर में, ठीक है। फॉरेस्ट्री, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वायरिंग हो गया, सब किस में आ जाएगा, प्राइमरी में। यानी कि प्राइमरी ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सामान को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंडरी ऐसा सेक्टर है जहाँ पे उस सामान को मैन्युफैक्चर किया जाता है, किसी चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं गेहूँ है, क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर में आएगा, तो गेहूँ को जब बेचेंगे तो हो जाएगा फैक्ट्री में, गेहूँ का क्या बनेगा, बिस्किट बनेगा, उस किस में आ गया, सेकेंडरी में। फिर जब इस बिस्कुट को मार्केट में बेचा जाएगा वो आ जाएगा किस में, टर्सरी सेक्टर में। यानी टर्सरी सेक्टर ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पे सामान को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, या तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसी और देश में या किसी और में, मतलब बेचने के लिए। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है, यानी कि तीनों अलग अलग सेक्टर है, तीनों अलग सेक्टर में अलग अलग लोग काम करते हैं। अब आता है हेल्थ। मैंने वही बताया कि केरला में सबसे ज़्यादा बेस्ट कह सकते हैं हेल्थ केयर है, यानी कि जो केरला है, कर्नाटका है, वैसा राज्य है जहाँ पे हेल्थ केयर रेट भी क्या है, सबसे बढ़िया है और सबसे बेस्ट है। और जो सबसे ख़राब हेल्थ केयर है वो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश और बिहार का है, ठीक है। क्यों, वो गवर्नमेंट बताएगा क्यों। तो यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, तो वही डाटा के हिसाब से एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन ऐसे ओरली मैंने बता दिया है। जो सबसे अच्छा हेल्थ केयर है वो कहाँ पर है, केरला में है, ठीक है। वहाँ पे कम लोग मरते भी हैं बीमारियों से और कम लोग बीमार भी पड़ते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बीमारियाँ और जो लोग मरते हैं बीमारियों से उत्तर प्रदेश और बिहार में पड़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया डेथ कंडिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, कहाँ गया, हाईएस्ट डिक्लाइन 25% इंडियन पॉपुलेशन 1972, मतलब वही सब दिया गया है। बहुत ज़्यादा डाटा फालतू में, हम लोग टेंशन नहीं लेंगे, लोड नहीं लेंगे, तो इसको आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक टॉपिक है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। देखो गवर्नमेंट को पता थी कि क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और लोग क्या हो रहा है, अशिक्षित हो रहे हैं, यानी कि इलिटरेट हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, कई सारे नियम निकाले कि हमारे 2 बच्चे सबसे अच्छे, यानी कि हम 2 हमारे 2। आप लोगों ने इस तरह से सुना होगा नारा। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाया है इसको। क्यों गवर्नमेंट की ये फेलियर है। गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, हर कंट्री में, हर राज्य में, हर गांव में, हर मोहल्ले में क्या करना चाहिए, अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि हम 2 हमारे 2 ही अच्छे हैं, ना कि हम 2 हमारे 4 अच्छे हैं। हम 2 हमारे 2 रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे और उनकी जॉब भी लग पाएगी और भीड़ भी नहीं रहेगा। तो ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनती है। तो गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है, लेकिन अच्छे से क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है। तो वही कह रहा है, कई सारे रूल बनाए गए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। फिर कह रहा है ऐसा ही एक रूल है जो अभी हम लोग देखा कि उत्तर प्रदेश का जो एजुकेशन सेक्टर था बहुत ही ख़राब था। तो इसको देखते हुए जो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो 14 साल के बच्चे हैं, 14 साल तक उनको बच्चों की जो एजुकेशन रहेगा वो फ्री रहेगा। फ्री अभी भी है, ठीक है। गांव में आप जाते होंगे, शहर में देखते होंगे तो प्राइमरी स्कूल रहता होगा, ठीक है, क्लास 8 तक रहता है ना। तो क्लास 8 तक का जो एजुकेशन है वो फ्री है। उसके बाद अगर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में तेज हैं, तो गवर्नमेंट आपकी क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को प्रमोट करती है, इंस्पायर करती है कि आप भी क्या करिए, पढ़िए फ्री में। तो क्लास 8 तक आप फ्री में पढ़ सकते हैं प्राइमरी स्कूलों में, ठीक है। उसके बाद अगर आगे पढ़ना है तो थोड़ा सा पैसा आपको देना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट आपकी हेल्प भी करेगी। हर साल क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है यूपी बोर्ड वालों को या बिहार बोर्ड वालों को या मध्य प्रदेश बोर्ड वालों को, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट हेल्प करती है पढ़ने के लिए। अब जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, जो नहीं पढ़ना चाहेगा वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारे चैप्टर का, वो क्या है, NPP 2000 एंड एडल्सेंट। ये क्या होता है, देखो सिंपली ये कहना चाह रहा है कि जो इंडिया है ना, वो थोड़ा इंडिया में जो मतलब सेक्स वाली बातें होती हैं वो लोग कम करते हैं। मतलब उनको थोड़ा अजीब लगता है। क्यों अजीब लगता है, क्योंकि ऐसा माहौल बन गया है कि ये सब मतलब गलत होता है। देखो
ये सब जो फिजिकल मतलब करने का मतलब है, ये इनको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो भी मतलब है ये सब, इनको रोकने के लिए क्या होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया, लिखा है इंक्लूडिंग एडोलसेंट, यानी कि एडोलसेंट मतलब जो यंग लोग रहते हैं, जो अपना मतलब सेक्स वगैरह करते रहते हैं। कह रहा है इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी आ जाती है उसको रोकने के लिए आप लोग उसको अनवांटेड रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रोटेक्शन। ठीक है, वही कह रहा है। एंड सेक्सुअली डिजीज ट्रांसमिटेड, जो बीमारियां होती हैं जैसे एड हो गए, HIV हो गई, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्डोम का। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इन सब बीमारियों को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छे से प्रचार नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट यहाँ जो इंडिया के लोग हैं उन चीज़ों को जान नहीं पाते हैं और क्या करते हैं, बेचारे बीमारी में फंस के मर जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि लोगों के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आ सके और लोग थोड़ा उससे अलर्ट रह सकें। वही कह रहा है इट इज़ कॉल्ड फॉर प्रोग्राम डेट इन टूवर्ड इंकरेजिंग डिले मैरिज, यानी कि ये सब क्या है, ऐसे फंक्शन है, ऐसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो लोगों को इनकरेज करने के लिए बताए जाते हैं, ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है आ जाती है। कि देखो क्या होता है एक्चुअली में, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना, मैं समझा देता हूँ, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वो इंटीमेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर वो यूज़ नहीं करते हैं किसका, प्रोडक्शन का, जिसकी वजह से कुछ महीने बाद क्या होता है, वो लड़कियाँ जो होती हैं हो जाती हैं मतलब पेट से हो जाती हैं, तो जो प्रेगनेंसी रहती है उनको करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, या कुछ लोग हो जाते हैं, ठीक है, तो या बच्चा गिरा देते हैं। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है कि आप लोग थोड़ा समझदार बनिए और क्या यूज़ करिए, प्रोटेक्शन का यूज़ करिए, ताकि आप लोग इससे भी बचे रहें। ठीक है, और आपको कोई बीमारी भी ना हो। तो कहने का मतलब यही है कि जो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है वो इन चीज़ों को नहीं पढ़ा पाता है। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ा पाता है वो तो गवर्नमेंट जानेगा, लेकिन इन चीज़ों को हर एक लड़के को, हर एक जो 18 साल 20 साल 25 साल के लड़के होते हैं उनको पता होना चाहिए। तो ये होता है NPP द्वारा एडल्सेंट, यानी कि जो यंग पीपल हैं जो भी काम करते हैं या अपने संबंध में रहते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो आप 10th में जाएंगे 11th 12th में जाएंगे तो इसको और अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। ठीक है, मेरी भी लिमिटेशंस है। ठीक है, तो बस यही था चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।